चलिए बातचीत कर लेते हैं चुनावी चर्चा के दौरान तरह तरह के जो अलग अलग मेहमान कह लीजिए या फिर राजनेता या समाज सेवी कह लीजिए, सभी से हम आपको मिलवाते रहते हैं। उनकी जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं और उनकी जो राजनीतिक विजन है उनसे भी आपको ओतप्रोत करवाते रहते हैं कि भी क्या राजनीतिक स्ट्रेटजी क्या है, किन विषयों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, समाज को किस तरह से किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व में विधानसभा महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार भी रहे राजपा पार्टी से और समाज सेवी के तौर पर भी अक्सर जनता के बीच में रहते हैं भाई राकेश तंवर बसई। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे और किस विजन को लेकर चल रहे हैं और आज की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है महेंद्रगढ़ की उस पर विशेष करके हम इनसे चर्चा करेंगे। राकेश जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और जन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले महेंद्रगढ़ के लोकल मुद्दों पर हम आ जाते हैं, आप इधर देखते रहिए, सवाल मैं करूंगा। सबसे पहले हम महेंद्रगढ़ के लोकल मुद्दों पर आ जाते हैं। महेंद्रगढ़ की जनता महेंद्रगढ़ में जिसने भी राजनीतिक भाग्य आजमाया, काफी लोगों की किस्मतें लिखी, काफी लोगों की तकदीरें बदली, लेकिन महेंद्रगढ़ के हालात नहीं बदले। आज भी ज्यों के त्यों होने की बजाय हालात पहले से बद से बदतर हो गए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कौशिक जी, महेंद्रगढ़ में पिछले लगभग 40-45 साल से दो ही आदमियों ने यहाँ के नेतृत्व किया, राव दान सिंह जी और रामविलास शर्मा जी। दोनों के दोनों बाहरी होने के कारण उनके दिल में, जहन में ये बात ही नहीं आई कि ये मेरा घर है, ये मेरा इलाका है, ये मेरा क्षेत्र है। महेंद्रगढ़ के प्रति कभी अपनत्व नहीं दिखाई दिया। यही कारण है दोनों सत्ता में होते हुए भी, सत्ता के पावरफुल पदों पर रहते हुए भी महेंद्रगढ़ का विकास ना कर पाए। मैं पिछले चुनाव में भी कह चुका हूँ, हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से महेंद्रगढ़ जिला, महेंद्रगढ़ जिलों में से टूट के कई जिले बने, जैसे झज्जर है, दादरी है, भिवाड़ी है, रेवाड़ी है, कई जिले महेंद्रगढ़ से टूट के बने और आज वो जिले महेंद्रगढ़ से बहुत आगे हैं। उसका कारण वहाँ का मजबूत नेतृत्व है और महेंद्रगढ़ के पिछड़ेपन का कारण यहाँ का कमजोर नेतृत्व, या ये कहें कि हमारे ये नेता बड़े बड़े पदों पे, पावरफुल पदों पे तो रहे, लेकिन उन्होंने उन पदों का, उन सरकारों का, उन शक्तियों का उपयोग अपने बच्चे, अपने घर और अपने परिवारों के लिए ही किया, ना कि इलाके की जनता और इलाके के क्षेत्र के विकास के लिए किया। उसी का परिणाम है कि आज महेंद्रगढ़ की दशा पिछले 40 सालों से और बदतर होती ही जा रही है। सर यदि बातचीत कर रहे हैं महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ विधानसभा तक दौड़ लगाने वाली दोनों नेता जो अपने आप को जनहितैषी बताते हैं, विशेषकर उस समय पर जब वोटों की जरूरत होती है और लोगों के बीच में जाते हैं तब भी अपने आप को जनहितैषी बताते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ का हित करने में कहीं ना कहीं इन्होंने कोताही बरती है और अपने निजी हित पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे और महेंद्रगढ़ की जनता से क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? महेंद्रगढ़ की जनता तो हमारे इलाके के भोले भाले भाई हैं, ये समझ नहीं पाते कि ये बाहर के लोग हैं, ये सब अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ से सिर्फ अपने परिवार का ही पालन पोषण करते हैं। जैसे कि पूर्व में शर्मा जी थे, आज राव दान सिंह जी हैं, तो दान सिंह जी यहाँ कब रहते? दान सिंह जी यहाँ रहते नहीं, वो तो गुड़गांव में अच्छे 5 स्टार होटलों में 5 स्टार लाइफ जी रहे। चुनाव के 2 महीने पहले आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, उसके साथ अपना सिस्टम लेके आते हैं और वही कोई पैसे की गठरी लाता है, कोई गुंडों की गठरी लेके आता है, कोई गाड़ियों का काफिला लेके आता है और वो सारा मेड़ा तेल में लगा लोगों के, एक दूसरे के, किसी को धमकाते हैं, किसी को बरगलाते हैं, किसी के प्लाट पे कब्जा करते हैं, किसी के प्लाट पे कब्जा छुड़वाते हैं। 2 महीने में ये चाम दाम करके हमारे भोले भाले भाइयों को बहका के फुसला के वोट ले जाते हैं। ले जाने के बाद 4 साल तक यहाँ के लोगों की तिथि नहीं लेते। अभी राव दान सिंह जी मैं देख रहा था कल गाँव में राव साहब घूम रहे, क्या कह के घूम रहे कि आप भिवानी आओ, मैं भिवानी रैली कर रहा हूँ, मैं भिवानी रैली कर रहा हूँ। अरे भले आदमी भिवानी रैली कर रहा है, इस महेंद्रगढ़ का हाल देख बद से बदतर कर दिया। अब हमारे भोले भाले भाइयों को भिवानी बुला रहा है
कि मेरे को लोकसभा टिकट मिल जाए और मेरे पुत्र को विधानसभा टिकट मिल जाए। अरे भाई, हमारे यहाँ 60,000 हमारे यादव भाई हैं, उनमें से कोई भी इतना काबिल बच्चा नहीं है जिसको टिकट दिला दे उसको विधानसभा भेज दे। क्या हमारे यादव भाइयों में कोई भी ऐसा काबिल आदमी नहीं है कि वो तेरे बच्चे से ज्यादा योग्य हो और उसके लिए भी तू वोट मांग ले? अरे हमारे यादव भाइयों ने आपको इतने लंबे समय से जिताया है, वोट नोट सपोर्ट सब कुछ दिया है। 40 साल आप हमारा वोट नोट सपोर्ट लेके फिर अपने बेटे के लिए आ गए। अरे आप लोकसभा में मेरे को टिकट दिलाओ और विधानसभा में बेटे को दिलाओ, और हमारे भोले वाले भाइयों को गाड़ियों का जासा दे रहे हैं, रुपयों को जासा दे रहे हैं, और नौकरी का, पुल का, टेंडर का, पता नहीं क्या क्या जासा दे के बिहार आने के लिए कह रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, भोले भाले लोगों, इलाके क्षेत्र के लोगों, इनकी बापू बेटा की ये है बहुत दिन जमा दी, अब समझ जाओ इनकी ठगी को। अच्छा, मैंडेट की बातचीत हम कर लेते तो दोनों राजनेताओं के बारे में हमसे खुल के बातचीत आपसे की है। एक तीसरा अल्टरनेट वे भी कह सकते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन इम्पोर्टेड लीडर भी हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो भिवानी से इम्पोर्ट यहाँ पर किया गया है उनको। वो भी जनता के बीच में आए और जनता ने उनको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन 5 साल के दौरान उन्होंने कोई भी महेंद्रगढ़ का विकास का मुद्दा है, महेंद्रगढ़ की कोई भी समस्या नहीं उठाई। और उसके बाद में ये सूट बूट वाले भाई साहब ये कह रहे हैं कि यस आई लव महेंद्रगढ़, वी लव महेंद्रगढ़, और खास करके लोगों को बदलाने का काम कर रहे हैं। तो इनके लिए विशेषकर इम्पोर्टेड लीडर्स के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, कौन होंगे वो तीसरा लीडर? मैं आप नाम बताने की कृपा करेंगे? साहब भी जानते हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, महेंद्रगढ़ से तीसरे स्थान पर थे। संदीप एसडीएम है। हम एसडीएम संदीप सिंह की बात कर रहे हैं। आपने ये बात सही कही, क्योंकि पहले आप कह रहे थे विकल्प, वो महेंद्रगढ़ का विकल्प मिल गया, तीसरे नंबर पे आए जरूर थे हमारे। अभी मैं बता रहा था, हमारे यहाँ के लोग भोले भाले लोग हैं, और इनकी भावनाओं का फायदा उठा के बाहर के लोग इनका गलत उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि वो है तीसरे नंबर का उम्मीदवार, वो चाहे महेंद्रगढ़ में पूरा जीवन बिता दे, वो तीसरे से दूसरा नहीं हो पाएगा, लेकिन लोग कहने लगे उसको तीसरा विकल्प नहीं है, महेंद्रगढ़ का तीसरा उम्मीदवार है और तीसरे नंबर पे ही रहेगा। दूसरी बात आपने कही कि वो सूट बूट वाले, टाई बेल्ट वाले संदीप एसडीएम, भाई मैं आप हमारे भाई हो, पत्रकार, सीनियर पत्रकार भी हो, देखो वो एसडीएम नहीं है। जब वो एसडीएम थे महेंद्रगढ़ के, तब हम उनको एसडीएम साहब कहते थे। आज जनता बोलती है संदीप एसडीएम, सभी लोग बोलते हैं सर, वो खुद लिखता है संदीप एसडीएम, खुद ने तो उनको शंभू घोषित ईमानदार भी है, वो शंभू घोषित ईमानदार भी लिखा है जी। तो वो क्या ईमानदार आदमी है? जो आदमी ड्यूटी से सस्पेंड हुआ, जो आदमी ड्यूटी से टर्मिनेट हुआ, वो ईमानदार कैसे हो सकता है? और उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट या तगमा कोई मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, या इलाके के सामाजिक लोगों ने, या समाज सेवा के क्षेत्र में, या किसी भी प्रतिष्ठित संस्था ने कोई ईमानदारी का तगमा या टैग दिया क्या? वो तो स्वयं घोषित ईमानदार है, और खुद ही कहते वो एसडीएम नहीं। भाई 8 वो एसडीएम नहीं है, इसलिए वो हमारे भाई हैं, मेरी तरह विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। वे अपना नाम बताएं, संदीप सिंह या जो भी लगाते हैं, बिरादरी का टाइटल लगाते हैं या छुपाना चाहते हैं, जो भी उनकी मर्जी, लेकिन एसडीएम लिख के हमारे भोले भाइयों को ना बदलाए। दूसरी बात ये कि वो आज मेरे महेंद्रगढ़ के करीब 80% लोग वोटर उनके गांव को नहीं जानते, उनके इलाके का नहीं जानते, उनकी विधानसभा, उनके जिले का भी नहीं पता। हमारे तो इतने भोले भाले भाई, अभी मैं 2-3 दिन पहले मेरे को कोई कह रहा था, बोला जी वो कह रहे हैं कि बाहर के संदीप जी भी बाहर के, मतलब तेरे को नहीं पता वो बाहर के तो बोले जी आप बता देना वो कहाँ के हैं। अरे मगर मैं तो बता दूंगा भाई, वो तो लोहारुख से हैं, गागड़वास गांव है, दादरी रहते हैं, लेकिन आप बोलो जी हमने तो क्या पता था। बोलो जी संदीप जी एसडीएम है, यहाँ उनका घर है, यहाँ बोर्ड बनवा रखा है। हाँ, बोर्ड तो बनवा रखा है उन्होंने, राजनीतिक लालसा के चलते बोर्ड तो महेंद्रगढ़ का बनवा रखा है, लेकिन महेंद्रगढ़ का बोर्ड डालते हैं। आप मेरे भाइयों आप इस बात को बताओ लोगों को, अभी महेंद्रगढ़ में नगर पालिका का चुनाव हुआ, डाले उन्होंने कि नगर पालिका के वोट? नगर पालिका का चुनाव हुआ, नगर पालिका में किसी के वोट नहीं डाले। तो ये जनता इतनी बेवकूफ है क्या? ये तो आपने वोट डाल देगी और आपने किसी का वोट भी नहीं डाला। ये यहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जी, कुछ लोगों को कह रहे हैं कोई किला है वो लेके आऊंगा, 4 धाम, मेट्रो हो गई, सीएम या डिप्टी सीएम बनेंगे, ऐसे कुछ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जी। वो क्या है, हमारे भोले भाले लोग हैं, हमारे भाई समझ ना पा रहे कि भाई ये पहली बार तो बने नहीं,
ये बहुत बड़े राजनीतिक घराने से हैं। इनके फादर भी पहले सरकार में मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। तो इन्होंने वो किले, वो महल, वो धाम क्यों नहीं बनवाए? और जब इनके फादर यहाँ शिक्षा मंत्री थे तो ये उस समय नायब तहसीलदार थे, उस समय मेंदेड़ तहसीलदार थे और मेंदेड़ के एसडीएम भी रहे। उन्हीं समय इनकी सरकार थी। तो खुद की जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने हमारे को क्या दिया, मेरे गांव पाली में खुद का कॉलेज बनवाया, मेरे गांव पाली में खुद का बीएड कॉलेज खुलवाया, जिससे आज करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। और भी प्रदेश में तो करीब 13-14 बीएड कॉलेज इन्होंने खुद के खोले हैं। लेकिन फिर मेंदेड़ में कॉलेज खुलवाया, खुद का खुलवाया। भाई आप मेंदेड़ का विकास करते, यहाँ की पब्लिक और आमजन के लिए कुछ करते तो सार्वजनिक रूप से कुछ करते ना। यहाँ भी आपने दुकानदारी जमाई और खुद के निजी कॉलेज खोले। आगे चल रहा है मेंदेड़ में बीएड कॉलेज चला रखे। क्या ये बात सत्य है कि लोग ये बता रहे हैं कि जब इनके पिताजी शिक्षा मंत्री थे उस समय मेंदेड़ में एमए की कक्षाएं लगती थी, हाँ, उसको यहाँ से उठा के लुहारू शिफ्ट कर दिया गया? इसके बारे में बताइए। नहीं, ये लेके गए थे, इनके पिताजी शिक्षा मंत्री थे तो महेंद्रगढ़ की सारी संस्थाओं को डिग्रेड करने का काम किया था। ये बताएं हमारे भाई को, पब्लिक को, कि आप शिक्षा मंत्री थे, आप एसडीएम थे, सरकार के पावरफुल मिनिस्टर थे, आप पूरी सरकार में थे, तब आपने महेंद्रगढ़ की कितनी शिक्षण संस्थाओं को आपने अपग्रेड किया। डिग्रेड करने वाले तो अभी आपने बताया, उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन आपने महेंद्रगढ़ की कितनी एजुकेशन सोसाइटियों को अपग्रेड करवाया, डेवलप करवाया, बताया आप पब्लिक को। चलिए अभी इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि काफी जगह ये जा रहे हैं, वहाँ एक बात विशेष करके देखने को मिलती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो आम आदमी, चाहे राजनेता हो, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको अपने बाप का नाम लेने में शर्म आती हो। और कुछ राजनेताओं के स्टेटमेंट है कि संदीप सिंह एसडीएम को अपने पिताजी के जो किए हुए कर्म है उनके कारण अपने बाप का नाम लेने में शर्म आ रही है, क्योंकि ये वही बहादुर सिंह है जो यहाँ जिन्होंने जब ये मंत्री थे मेहनत को बर्बाद करने में, चाहिए वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, किसी तरह से बात कर लें। मैं ये कह रहा, अभी महेंद्रगढ़ को तो हर तरह से डिग्रेड करने का काम इन्होंने किया ही किया, लेकिन फिर भी जैसे आपने भी एक क्वेश्चन किया कि फादर अपने पिताजी का नाम लेने से शर्माते हैं, घबराते हैं या डरते हैं या उनके कोई अच्छे कारनामे ना रहे होंगे। लेकिन मैं उस बात पे ना जाके मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उनका नाम लेने से कम इनको ये फीलिंग आती होगी कि मेरे फादर शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री रहते हुए भी मैं महेंद्रगढ़ के इलाके के लोगों के लिए या क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ना कर पाया, इसलिए उनका नाम छुपाना चाहते होंगे कि लोगों को ये पता ना चल जाए कि मैं भी एक मंत्री का बेटा हूँ और मंत्री रहते हुए मैंने इस क्षेत्र का कुछ नहीं किया। कुछ ही नहीं, आप लुहारू विधानसभा से हो, आप लुहारू विधानसभा में जाए, वहाँ बताइए कि आपने लुहारू विधानसभा के लोगों के लिए क्या किया। अच्छा, महेंद्रगढ़ के बारे में बातचीत कर ले तो आपको तो संदीप सिंह एसडीएम का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आप राजपूत बिरादरी से आते हैं और राजपूतों का जो कुंभलगढ़ का किला है वो तक यहाँ लाने की घोषणा कर दी, तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों उनका समर्थन नहीं करते? ये तो इनके पिताजी शिक्षा मंत्री थे जब नहीं बनवाया कुंभलगढ़ का किला। लुहारू से आते हैं आप और लुहारू विधानसभा में काफी राजपूतों की संख्या है, तो कम से कम लुहारू विधानसभा में या लुहारू के जब आप मंत्री थे, लुहारू के एमएलए थे, मंत्री थे, तो लुहारू में तो कुंभलगढ़ का किला बना देते या राजपूत समाज की लुहारू में तो कोई सुनवाई करते। लुहारू जिले के कहें या लुहारू विधानसभा कहें या लुहारू शहर के राजपूत कितने त्रस्त थे, आपने कितना शोषण किया सरकार के दौरान लुहारू विधानसभा के राजपूतों का, आप वहां जाके उनको बताइए। आप एक बात समझ के बैठे हैं कि यहाँ की जनता बेवकूफ है और आपके झांसे में आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता अब की बार आपके झांसे में नहीं आएगी। पिछली बार आपने बरगला लिया था बच्चों को, जैसे अब सारे के सारे बच्चों के फोन आते हैं, किसी का आपने कार्ड बनवाया, अभी आपको मंथली 8,000 रुपये मिलेंगे, किसी का आपने कार्ड बनवाया कि आप कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी दफ्तर में जाएंगे, कार्यालय में, तहसील में, कोर्ट में, तो ये कार्ड दिखा दीजिए आपका काम बन जाएगा। लेकिन वो सब झूठ थी, वो सब के सब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। सर अगर बात कर लेते हैं 2014 के चुनाव की, जी, हर सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाती है, हर सरकार अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाती है। हाँ। ऐसा ही कुछ महेंद्रगढ़ में हुआ, सीएम सिटी के नाम पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, नाम वोट मांगे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी के नाम पे सीएम बनाया गया। देखो इस बात का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। आप कहीं भी जाके देखिए, पिछले 2019 का चुनाव हमने लड़ा, रामविलास शर्मा जी को ही लॉस हुआ उस चुनाव से,
और अब 2023 में चुनाव लड़ रहे हैं तो भी हम रामविलास शर्मा जी के पूरे दुर्विरोधी कहे जाते हैं, क्योंकि रामविलास शर्मा जी का और मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से और राकेश तंवर हमारा वोट बैंक एक ही है, इसलिए हमारा ज्यादा झाड़ झंझट दोनों का रहता है। लेकिन मैं फिर भी ये बात अलग है, हम 2023 का चुनाव लड़ेंगे, रामविलास शर्मा जी ने लड़े न लड़े वो उनकी पार्टी का उनका सिस्टम है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ इस बात में बिल्कुल रामविलास शर्मा जी का समर्थन करता हूँ कि रामविलास शर्मा जी के नाम से, उनके टाइटल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरे मैंडेट से, पूरे बहुमत से सरकार आई, जिसका नेतृत्व हरियाणा में रामविलास शर्मा जी कर रहे थे। रामविलास शर्मा जी के नाम से हमारे पूरे ब्राह्मण समाज के भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे हरियाणा में 100% वोट दिए और ठीक उसी चाल पर हमारे क्षत्रिय समाज के भाइयों ने रामविलास शर्मा जी के नाम से उनको नेता मानते हुए पूरे हरियाणा में क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी आसान फरामोश निकली कि उन्होंने रामविलास शर्मा जी को खत्म कर दिया, ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को भी खत्म करने का काम किया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ रामविलास शर्मा जी के नाम से आप सरकार में आए, लेकिन आपने जो ही बहुमत में आए आपने एक ऐसे असामाजिक, ऐसे संवेदनहीन और एक ऐसे बेहुदा आदमी को प्रदेश की जनता के ऊपर थोप दिया। मनोहर लाल नाम का असामाजिक और बेहुदा आदमी आपने प्रदेश की जनता पे थोप दिया। ये 10 साल हरियाणा के इतिहास के सबसे बुरे 10 साल हुए कि मनोहर लाल ने इस हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे कमान संभाली, ना किसान को बख्शा, ना जवान को बख्शा, ना बिरादरी को बख्शा, ना सामाजिक ताना बाना को बख्शा, सारा खत्म करने का कार्य किया है। ऐसे सीधी सीधी भाषा में कहूं मैं तो ब्राह्मण समाज को हाशिए पे लाने का कारण इस हरियाणा में मनोहर लाल है और राजपूत क्षत्रिय समाज को बर्बादी और हाशिए पे लाने का कार्य इस मनोहर लाल जी ने किया और पूरे हरियाणा में इतना जातिवाद फैलाया है। आज आप चेयरमैन देखें, पंजाबी समाज के चेयरमैन इतने ज्यादा क्यों है? पंजाबी समाज का आप मुख्यमंत्री हैं तो पंजाबी समाज का ही अनिल विज गृह मंत्री क्यों बनाया? पिछली समाज में सरकार में तो आपने पंजाबी समाज से रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर जी को मंत्री बना रखा था। अरे जब आप पंजाबी समाज से मुख्यमंत्री हैं तो 3 मंत्री पंजाबी समाज के क्यों, 3-4 पंजाबी समाज के क्यों? और अनेक पदों पे आप बैठे हो, आज चाहे रोड का टेंडर हो, चाहे कोटे का हो, राशन बंटवारे का हो, चाहे दारू के ठेके का टेंडर हो, सरकारी सभी एसेट्स पे पंजाबी समाज ने कब्जा किया है। यह मनोहर लाल का जातिवादी कार्ड है। मनोहर लाल से जातिवादी मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा के इतिहास में कोई नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता मनोहर लाल के खिलाफ पूर्णतः आक्रोश में है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास शर्मा जी के नाम से वोट लिए और हमारे ऊपर इस पंजाबी समुदाय के एक सामाजिक व्यक्ति को थोप दिया। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैनेजमेंट के पिछड़ेपन का कारण अभी मैं बता रहा था, कान सिंह जी रामविलास जी रहे, रामविलास जी बिल्कुल नहीं पिछड़ेपन का कारण, क्योंकि रामविलास जी को 80,000 से ज्यादा वोट हमने दिए, हम खुद उनके वोटरों में थे। एक नारा लगा था सीएम सिटी महेंद्रगढ़, रामविलास मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे, लेकिन जैसा मैं बता चुका रामविलास जी को भी खत्म करा, महेंद्रगढ़ जिले को भी खत्म करा, क्योंकि रामविलास जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो महेंद्रगढ़ के साथ तो अन्याय होना था जो हुआ भी। आज रोज रोज पंचायतें होती हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, इलाके के लोग मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारे आईएमटी ना बनी, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बना, हमारे यहाँ अनेक प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं है, हमारे अच्छे रोड नहीं है, हमारे अच्छे सीवर नहीं है। उनका एक कारण यह भी है भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके की जनता के साथ बहुत धोखा किया। यदि रामविलास शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनते तो यह आईएमटी बनती, एक झटके में आईएमटी बनती, या मेडिकल बनता, तुरंत प्रभाव से मेडिकल कॉलेज बनता, यहाँ के रोड बनते, यहाँ के अस्पताल बनती। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ के मुख्यमंत्री बने, भिवाड़ी के मुख्यमंत्री बने हैं, हिसार के मुख्यमंत्री बने हैं, रोहतक के मुख्यमंत्री बने हैं, करनाल के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ के भी मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ पूरा का पूरा सरकारी अमला जमला सारी व्यवस्थाएं अपने आप सक्रिय हो जाती हैं। तो रामविलास जी मुख्यमंत्री ना बनना मैंने जनता के साथ धोखा है। और आज आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी रामविलास शर्मा जी को हटा के किसी को भी ले आना
पार्टी की दरी सिमट चुकी है। कुछ भाई मेरे को कह रहे थे कि रामविलास जी ने तो टिकट को नहीं मिला, इनका नया आदमी ने टिकट देगा वो जीत जाए। अरे नहीं जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार मेहंदीगढ़ से 15,000 वोटों का आंकड़ा नहीं कर पाएगा पार। क्यों? क्योंकि मेहंदीगढ़ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। इसलिए व्यक्ति विशेष नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी गुस्सा है, मनोहर लाल के प्रति भी गुस्सा है। यहाँ की पब्लिक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उसकी जमानत जब्त होकर काम करेगी। चलिए बातचीत करते हैं। आप भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, तो आने वाले समय में किस तरह से क्या स्ट्रेटजी है राजनीति को लेकर के, क्या कुछ करने वाले, क्या फिर से लड़ेंगे चुनाव? मैं आपका प्रिय राकेश सिंह तंवर 2024 में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जिसका गठबंधन INLD से है, उनका संयुक्त उम्मीदवार के रूप में 2024 के विधानसभा के चुनाव आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, प्यार और समर्थन से लड़ रहा हूं। आप सभी साथियों से निवेदन है जैसे अपने भाई की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ राकेश तंवर जी मौजूद रहे, जिन्होंने जो मेहनत की राजनीतिक पृष्ठभूमि उसके बारे में अपने विचार किए। इसी के साथ साथ खास करके अपने आप को जनहितैषी बताने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी पोल खोलकर जनता के समक्ष रखी। अब आप लोग तय करें, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब अवश्य दें कि क्या तो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत के साथ बदले की भावना से कह सकते हैं राजनीतिक व्यवहार किया, या फिर मेहनत के पिछले का कारण कहे क्या भारतीय जनता पार्टी ही है, या फिर असल में क्या है मेहनत के पिछड़ने का कारण? आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज और बात। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।